नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत में बात आज उस बड़े विमान हादसे की होने वाली है जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है। हम उन तस्वीरों को आपको दिखाएं उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त उनकी मौजूदगी कर्णावती में है। घायलों से मिलने के लिए वो हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की भी उपस्थिति है। शाम को ही वो कर्णावती, जिसे आप लोग अहमदाबाद कहते हैं, वहां पहुंच चुके थे। लगातार प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में रहे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के संपर्क में रहे और शाम को गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ है, ये विभत्स, ये हृदय विदारक हादसा हुआ है, जिसमें अब तक जो खबर आ रही है उसके अनुसार 204 लोगों की जानें चली गई हैं। यहां पर गृह मंत्री ने पहुंचकर पूरे जो घटना स्थल है उसका निरीक्षण किया है, उसका जायजा लिया। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की भी उपस्थिति रही है। और इन सब के बीच इसके बाद वो सिविल हॉस्पिटल पहुंचे जहां पर जो घायल हैं, जो इस हादसे में कहा जा रहा है कि बच गए, और खासतौर से क्योंकि हॉस्टल के ऊपर ये विमान गिरा था और हॉस्टल के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो मेडिकल हॉस्टल है उसमें जो गंभीर रूप से घायल थे, उनको उनका इलाज शुरू हुआ। उनसे मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि इस हादसे के बाद से सरकार कितनी सक्रिय रही है। जांच को लेकर जो कदम है वो आगे बढ़ा दिए गए हैं और इस जांच में एनआईए को भी शामिल किया गया है। डीजीसीए की तरफ से एक टीम बनाई गई है और उसके अलावा एनआईए का इसमें शामिल होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं से सरकार को भी लग रहा है, जो सवाल सुदर्शन न्यूज लगातार खड़ा करता आया है कि जब ऐसे बड़े हादसे होते हैं और जब फ्रीक्वेंट ये हादसे होने लगते हैं, कभी रेल एक्सीडेंट को लेकर जो हमने संभावनाएं व्यक्त की थी, जो हमारी आशंकाएं थी कि क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश तो नहीं, तो अक्सर वो खबर जो हमने दिखाई उस पर मुहर लगती हुई भी नजर आई। और ऐसे में इस प्लेन हादसे को लेकर भी हमने जो सवाल खड़ा किया और इसके बाद उन सवालों पर मुहर तब लग जाती है जब एनआईए भी इस पूरी जांच में शामिल होती है। गृह मंत्री अमित शाह की फिलहाल मौजूदगी है इस वक्त कर्णावती में। वो हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इन सब के बीच क्योंकि आज एक बड़ा विमान हादसा हुआ, टेक ऑफ करते ही करने के साथ ही 1.5 मिनट के अंदर ये हादसा हो जाता है। एक विमान जो कि उड़ान भरता है कर्णावती, यानी कि आपके लिए अहमदाबाद जिसे आप कहते हैं उसका दरअसल असली नाम कर्णावती है। कर्णावती से लंदन के गेटविक के लिए ये उड़ान भरता है। 242 लोग इसमें शामिल होते हैं, जिसमें 230 यात्री शामिल थे और 10 क्रू मेंबर और 2 एक पायलट और एक को पायलट। लेकिन ये विमान हादसे का शिकार होता है। और इस वक्त देखिए एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे थे। ये तस्वीर दरअसल उस बैठक की है जिसपे अब आकलन हो रहा है, मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है कि आखिर ये जो हादसा हुआ है क्या वाकई ये एक टेक्निकल स्नैग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। आखिर जो एसओपी होती है क्या उसको फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, जांच कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, संपूर्ण जानकारी गृह मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी हैं, उनकी उपस्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आइए आपके सामने वो रिपोर्ट पहले रख देते हैं जो आपको इस पूरे हादसे की कहानी को एक एक करके परत दर परत आपके सामने रखेगी। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। तो अब तो आप समझ गए कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है। प्लेन टेक ऑफ करता है और 1.5 मिनट के अंदर ही यह हादसे का शिकार हो जाता है। और अब तक जो खबर आ रही है 204 लोगों ने इसमें जान गंवा दी है। ये मलबे का ढेर अपने आप में इस पूरे हादसे की कहानी को बता रहा है कि ये कितना भयानक हादसा था। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो न केवल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रहीं बल्कि सेना ने भी सहयोग दिया। जो लोकल प्रशासन था, जो स्थानीय लोग थे, सब ने आगे आके मदद शुरू की।
क्योंकि जो उस वक्त का नज़ारा था वो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार से भरा हुआ था। एक प्लेन जो कि टेक ऑफ करते ही ब्लास्ट के साथ हादसे का शिकार होता है और वो गिरता है एक हॉस्टल पर, एक ऐसा हॉस्टल जो कि ट्रेनी डॉक्टर्स का हॉस्टल है। मेडिकल कॉलेज के वो डॉक्टर्स वहाँ उनका रिहायशी इमारत थी और उस वक्त मेस में बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे उनकी उपस्थिति थी, क्योंकि लंच का टाइम था, 1:38 का टाइम जो था। और इस दौरान जब विमान गिरता है तो सीधे उस हॉस्टल पर, और न केवल विमान के ही लोग इसमें इस हादसे का शिकार हुए, बल्कि इस हॉस्टल में रहने वाले कई ट्रेनी डॉक्टर्स ने भी अपनी जान गंवा दी है। बॉडीज इतनी ज्यादा क्षत हो चुकी है कि ये कहा जा रहा है कि परिवार वालों को ये कहा गया है कि वो अपने डीएनए सैंपल जितनी जल्दी हो सकते हो वो मुहैया कराएं ताकि बच्चों की पहचान हो सके। यानी अपने आप में ये सोच कर ही रूह कांप जाती है, आत्मा सिहर उठती है कि जब ये हादसा हुआ होगा तो उस वक्त क्या नजारा रहा होगा, क्या स्थिति रही होगी आसपास के लोगों की। और ये देखिए, नीला आकाश काला हो जाता है, धुएं का गुबार पूरी तरह से आगोश में ले लेता है पूरे इलाके को। और जो आवाज थी उस आवाज ने ही बता दिया था कि कुछ बड़ा हुआ है। अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, क्योंकि जहां प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसने रनवे नंबर 23 से बस उड़ान भरी ही थी। ये ड्रीम लाइनर है जो अपने सबसे सुरक्षित यात्रा के लिए जाना जाता है। लंबी दूरी के लिए इसे बनाया गया बोइंग 787 जो ये ड्रीम लाइनर है। लेकिन अगर इसका ये बड़ा हादसा होता है, हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये 8वां हादसा है 14 सालों में, लेकिन जो पहले जो 7 हादसे हुए हैं उसमें किसी की भी जान नहीं गई है। लेकिन इस हादसे में अब तक 204 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जो अपने आप में बहुत दुखद है और कई सवालों को लेकर आया है। हम इन तस्वीरों पर भी बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार दिन भर चलता रहा जब यह हादसा घटित हुआ, और इस दुखद हादसे में हमने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी को भी खो दिया है। उनकी मौजूदगी भी, उनकी उपस्थिति भी इस फ्लाइट नंबर 171 में थी। हालांकि शुरुआती दौर में बड़ा संशय था, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी क्योंकि उनकी मौजूदगी थी, उन्होंने बोर्ड किया था या नहीं किया था इस पर सवाल बना हुआ था। और ये वो आखिरी तस्वीर आई उनकी जब वो फ्लाइट में बिजनेस क्लास में सवार हुए थे, सीट नंबर 2 उनकी अलॉटेड थी और उनकी ये आखिरी तस्वीर सामने आई। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इस हादसे को लेकर जो तस्वीरें आने लगी वो अपने आप में बताने लगी थी कि बहुत मुश्किल है इसमें सवार लोगों का बचना। और इसके बाद गुजरात के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब ने बाकायदा पोस्ट किया एक्स पर और विजय रूपानी जी के दुखद निधन की खबर देश और दुनिया के सामने रखी। 16वें मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की सेवा उन्होंने की, और न केवल मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि जब वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद बने थे, जब वो एक कार्यकर्ता थे, तब भी उन्होंने राज्य की सेवा में ही अपने को समर्पित कर दिया। उनका पूरा जीवन गुजरात वासियों की सेवा के लिए, उनकी शालीनता के लिए वो बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। और इस फ्लाइट में उनकी मौजूदगी इसलिए थी, कहा जा रहा था कि 6 महीने पहले उनकी पत्नी लंदन गई हुई थी, उन्हें ही वापस लाने के लिए विजय रूपानी जी भी लंदन की ओर उनकी रवानगी होनी थी, यात्रा वो कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपनी अर्धांगिनी तक पहुंच नहीं पाएंगे और उड़ान भरते ही ये उनके जीवन की आखिरी उड़ान हो जाएगी। तो बहुत दुखद रहा, ये जो खबर आई वो बहुत दुखद रही। और ये उनका टिकट भी हम आपके सामने रख रहे हैं, इसी से पुष्टि हुई कि उनकी जो उपस्थिति थी वो फ्लाइट में थी। बहरहाल इन तस्वीरों के साथ, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दिन भर आती रही हैं, चंद प्रतिक्रियाएं अब आपके सामने रखना चाहते हैं। इस घटना के बाद से क्या कुछ मन में चल रहा था, जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो आपके सामने रखते हैं। जब मैं आ रहा था मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण, प्लेन क्रैश होने के नाते
बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं। जी, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सब वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मुझे लगता है कि 242 लोग थे टोटल, कुल 12 लोग वहाँ के क्रू मेंबर्स थे, 230 लोग प्रवासी थे, यात्री थे। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे। राहत का कार्य स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहा है। हमारी मिनिस्ट्री उसको कोऑर्डिनेशन कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री उस पर ध्यान रखे हुए। हेल्पलाइन मिनिस्ट्री ने भी हमारे कंट्रोल रूम जारी किया है। कंट्रोल रूम जारी किए वहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट में वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है और दिल्ली एयर इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्पलाइन शुरू की है। हाँ, मेरी शादी था, वो ऑफिसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर हाँ बस 1 घंटे में समाचार आ गया, प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद से बाहर निकल गया था, तो वापस आए सिविल में आ गया। अभी देखने भी नहीं मिला, वो अंदर एंट्री नहीं मिली सिविल में। अभी कुछ भी समाचार नहीं मिला अभी तक। एक बहुत दुखद हादसा गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हो गया है। अब उसमें कई लोगों के हताहत होने के, कई लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन उसकी अधिकृत पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन इस दुर्घटना में जिनको भी किसी भी प्रकार की क्षति हुई है उन परिवारों के साथ संवेदना है और जो घायल है वह जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना। लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर, हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, और इसके भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। ये फिर मेरा अहमदाबाद से जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी जिसमें इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे, ऐसा मैं सुना। और जहाँ कंट्री के कोई भी लोग होने दो, इसमें जो जिनका मृत्यु हुआ उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने देखी और श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। इन सबके बीच क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है और इस प्लेन क्रैश के कई कारण जिन पर चर्चा होनी चाहिए, वो कारण क्या क्या हो सकते हैं, हम कुछ कारण आपके सामने रख रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि इस प्लेन हादसे की वजह क्या हो सकती है। क्या ये कोई टेक्निकल स्नैग था, यानी इंजन फेल होने से टेक ऑफ क्या विफल रहा, क्योंकि तुरंत टेक ऑफ करते ही जो मेडे कॉल दी गई थी पायलट की तरफ से, मेडे कॉल का मतलब आपात की स्थिति में दी जाने वाली वो कॉल, लेकिन इससे पहले कि कुछ रिस्पॉन्ड मिलता प्लेन क्रैश हो जाता है। तो क्या कोई टेक्निकल स्नैग था, इंजन फेल हुआ था, या फिर पायलट की कोई मानवीय गलती तो नहीं हुई। हालांकि इस पे ये जरूर कहा जा रहा है कि जो पायलट थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, 8200 घंटे का उनका एक्सपीरियंस था, तो ऐसे में थोड़ी संभावना कम लगती है। लेकिन फिर भी हादसे के कारणों पर तो हर कारणों पर जांच जरूरी है। इधर एयर ट्रैफिक निर्देशों में क्या चूक की संभावना है, जो निर्देश दिए जा रहे थे उसमें क्या कोई चूक हुई, इसके अलावा रनवे पर क्या कोई बाधा थी जिसकी वजह से टेक ऑफ के समय ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ, मौसम या गर्मी से कहीं संतुलन तो नहीं बिगड़ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी गुजरात में भी इस वक्त है, तो क्या इसका कोई इंपैक्ट तो नहीं था, विमान का लोड क्या असंतुलित तो नहीं था, क्या इसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आई और प्लेन अचानक से क्रैश हो जाता है। हालांकि अगर आपने देखा हो तो हम लगातार जिन एक्सपर्ट्स से बात कर रहे थे उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया था कि लोड जो था वो इम्बैलेंसिंग उसमें हो सकता है, क्योंकि पूरे प्लेन को अगर देखा जाए तो पीछे का हिस्सा पहले नीचे की तरफ झुकता है, वो पेड़ से टकराता है और फिर फ्लाइट गिर जाती है। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि लोडिंग के समय ही जो इम्बैलेंस था वो बन गया हो, ये उसका कारण तो नहीं था। साथ ही साथ टेक ऑफ में इमारत से ये टकराया है, तो क्या ऐसी स्थिति में जहां से इसने टेक ऑफ किया उसके बाद बैलेंस बिगड़ा और ये अचानक से हॉस्टल की इमारत से टकरा गया और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। हाइड्रोलिक सिस्टम भी क्या फेल हो गया था उस समय जिस वजह से ये हादसा हुआ, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम ही वो होता है जो बैलेंस खास तौर पर बनाता है। अमूमन जब हम टेक ऑफ करते हैं और हवा के दबाव को जो बैलेंस करता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, तो क्या उसमें तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आ गई थी जिसकी वजह से हादसा हुआ। इसके अलावा कोई पुरानी तकनीकी गड़बड़ को अनदेखी तो नहीं की गई,
जिस टेक्निकल स्नैग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो फ्लाइट थी वो 2 दिनों तक इसने उड़ान नहीं भरी थी। जब वो हैंगर्ड थी तो क्या जो जानकारियां होती हैं, जो SOP होती है, क्या उसको फॉलो नहीं किया गया था, उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ? ऑटोमेशन या सॉफ्टवेयर फेल्योर तो नहीं हुआ, इसकी वजह से तो कहीं ये जो विमान है वो हादसे का शिकार तो नहीं हुआ है? तो प्लेन हादसे के ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिन पर सोचना, जिन पर मंथन करना, जिसको लेकर जांच करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके अलावा लैंडिंग गियर में क्या कोई तकनीकी खराबी आई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? विमान सॉफ्टवेयर में क्या कोई बग आ गया जिसकी वजह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ? या फिर ग्राउंड क्रू की वजह से, ग्राउंड क्रू की लापरवाही रही? जिस SOP की मैं बात कर रही हूं बार बार, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, क्या जो ग्राउंड क्रू था उसने उसे फॉलो नहीं किया या उसकी अनदेखी की और इसके बाद ये बड़ा हादसा देश के सामने आया? रनवे की सतह क्या खतरनाक तो नहीं थी? यह भी एक कारण हो सकता है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि रनवे पे कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस पर भी जांच होनी चाहिए। धुआं या धुंध से तो अक्सर होता है कि धुआं या धुंध की वजह से भी जो विजिबिलिटी होती है वो अगर खत्म हो जाती है तो हादसा हो सकता है। हालांकि मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन हर पहलू का की क्योंकि हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं, इसलिए इस पहलू को भी हमने यहां रखा है। हवा के झोंके से क्या संतुलन बिगड़ तो नहीं गया? इस वजह से तो यह हादसा नहीं हुआ। तो कारण क्या रहे हैं इस हादसे के, वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। लेकिन अब हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ है, जिस प्लेन के साथ यह हादसा हुआ है, एयर इंडिया की फ्लाइट 171, इसके बारे में कुछ जानकारियां भी आपको रखते हैं। बोइंग 787-8 सीरीज का ये की फ्लाइट है, AI 171 फ्लाइट नंबर। इसका जो रूट था वो अहमदाबाद कर्णावती, जिसे आप लोग अहमदाबाद कहते हैं, कर्णावती से लंदन तक का था। गैटविक इसे जाना था, जिसकी दूरी लगभग 7000 किलोमीटर थी। यानी इसे पूरे 7000 किलोमीटर का सफर तय करना था। इतनी लंबी दूरी के लिए ही ड्रीमलाइनर बनाया गया, जिसमें जो फ्यूल होता है उसकी टंकी पूरी भरी जाती है, रिफ्यूलिंग का कोई इसमें चांस नहीं होता है। तो ये लंबी दूरी का एक बहुत बड़ा विमान माना जाता है। मिड साइज लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट इसे कहा जाता है। 242 लोग इस पे शामिल थे। इसके अलावा विमान की जानकारी हम जो आपके सामने रख रहे हैं, इसमें सीट जो क्षमता है वो 210 से 250 यात्रियों की थी। तो यानी 230 इसमें जो यात्री थे, क्योंकि 250 यात्री तक बैठ सकते हैं, 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर और एक पायलट को पायलट। इसमें इसकी जो उम्र थी 11.5 साल पुराना इसे बताया जा रहा है। 2013 में इसका निर्माण हुआ था और तब से अगर जोड़े तो 11.5 साल पहले निर्मित ये फ्लाइट थी जो दुर्घटना का शिकार हुई है। डिजाइन लाइफ अगर देखें तो 44,000 उड़ान चक्र इसने तय कर लिए थे, लेकिन 44,000 उड़ान चक्र के बाद इसका हादसे का शिकार होना यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अनुमानित सेवा काल इसका 30 से 50 साल, 11.5 साल पहले इसका निर्माण किया गया था और ये कहा जा रहा था कि 30 से 50 साल तक ये अपनी सेवा दे सकता है, लेकिन 11.5 सालों के बाद ही इसका हादसे का शिकार होना ये भी जांच का एक विषय बनता है। मजबूत बनावट है इसकी, इस तरीके की जो बोइंग के ये सीरीज है, 787-8 सीरीज के जो बोइंग है, उनकी मजबूती, उसकी बनावट उसकी मजबूती का आधार बनी है। अत्याधुनिक मेंटेनेंस फ्रेंडली मॉडल इसे माना जाता है। इसका मेंटेनेंस करना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी ये पूछा जा रहा है कि भाई मेंटेनेंस ठीक से हो भी रहा था या नहीं, ये सवाल उठ खड़ा हो रहा है। एडवांस्ड बॉडी और बैगेज स्क्रीनिंग इसमें लगी होती है। कॉकपिट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इसमें खासतौर से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का कवच भी इसमें लगाया गया है। इसके अलावा इस सीरीज के विमानों में इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क भी
इसमें शामिल है और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि यही जो नेटवर्क होगा, यानी ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा तो ये तमाम जानकारियां हमको धीरे धीरे मिल जाएंगी। जीपीएस और आईएलएस सेफ नेविगेशन सिस्टम इसमें इसके फीचर का एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फायर फाइटिंग ट्रेनिंग दी जाती है जो इस पर सवार क्रू मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा मेडिकल और इमरजेंसी ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो क्रू मेंबर्स इस पर सवार होते हैं उनके लिए ये सारी ट्रेनिंग्स भी जरूरी होती है। लाइट वेट सेफ कंपोजिट मटेरियल से ये बना हुआ है। 9,800 मील तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। और दूरी अभी कितनी थी? 7,000 किलोमीटर। जैसा कि हमने आपको बताया कि कर्णावती टू लंदन गेटवे की अगर दूरी देखें तो 7,000 किलोमीटर और इसकी क्षमता है 9,000 से ज्यादा। यानी इसके पहले अगर ये क्रैश हो जाता है तो भी सवाल खड़ा होता है। 20% ये कम फ्यूल खपत इसमें होती है, कम ईंधन लगता है, लेकिन कम ईंधन में भी ये लंबी दूरी तय कर सकता है। पर्यावरण के लिए इस सीरीज की फ्लाइट्स को बहुत अधिक उपयुक्त माना गया है। इसकी खासियत है ये लंबी दूरी की आरामदायक यात्रा के लिए इसे बहुत खास माना गया है। बहुत आरामदायक इसकी यात्रा रही है। तो ड्रीम लाइनर की उड़ान क्षमता क्या है ये हमने आपके सामने रखा। और सबसे महत्वपूर्ण, जब ड्रीम लाइनर सीरीज लाई गई थी 787 सीरीज के बाद जब 7878 सीरीज लाई गई तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था वो पहलू सुरक्षा का था। लंबी दूरी की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनाया गया था और इसीलिए इसको फाइनल झंडी दी गई थी, हरी झंडी दी गई थी। लेकिन 14 सालों में अगर 7 हादसे होते हैं, हालांकि उन 7 हादसों में किसी की जान नहीं गई, लेकिन अब ये 8वां हादसा हुआ और इसमें अभी तक जो खबर आ रही है अगर 204 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो फिर अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब हादसे से सवालों में ये बोइंग क्यों है, हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इसका कारण स्पष्ट रूप से सामने आएगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो जिस पर जांच जरूरी है कि यह हादसा सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत पन्नू ने ही एयर इंडिया की फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी दी थी। तो क्या ये कहीं उस साजिश का हिस्सा तो नहीं है? इसके पीछे कहीं खालिस्तानी आतंकियों का हाथ तो नहीं है? इसके अलावा हाल ही में मिले बम की धमकी वाले जो कॉल्स थे, कई बार एयर इंडिया की फ्लाइट्स को आपको याद होगा कि कई बार हमने बहुत सारी ब्रेकिंग खबरें आपके सामने क्रैक की हैं कि एयर इंडिया की सच एंड सच फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, उसे खाली कराया जाता है, सैनिटाइज कराया जाता है, जांच होती है और सब कुछ क्लियर होता है। तो ये भी एक संशय पैदा कर रहा है कि कहीं वो टेस्ट ड्राइव तो नहीं हो रहा था और आज एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा आज उड़ान की अनुमति क्यों दी गई? आज ही उड़ान की अनुमति क्यों दी गई? 2 दिन से ये जो फ्लाइट थी वो हैंगर्ड थी, 2 दिन के बाद इसको उड़ान की जो अनुमति मिली है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? 625 फीट पर जाकर 600 फीट से ऊपर ये दोनों इंजन बंद हो गए। जो अभी तक जो हमें पहली जानकारी मिल रही है उसके आधार पर हम ये सवाल रख रहे हैं। थोड़ा धीरे धीरे चलाइए ताकि हमारे दर्शक भी ध्यान से देख सके। 1988 में भी यहां पर ही एक हादसा हुआ था। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने आपको उस हादसे की जानकारी दी थी। 1988 में यह हादसा हुआ था जब 133 यात्रियों की मौत हो गई थी। लेकिन 1988 के बाद अब 2025 में, और उस 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल हो, जब पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान के खिलाफ हमने युद्ध छेड़ दिया हो, आतंक के समूल विनाश का धर्म युद्ध छेड़ा हो, ऐसे में सीज फायर की जब परिस्थिति चल रही हो और यह हादसा सामने आता है तो क्या ये एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? जिस बिल्डिंग से ये टकराया वहां डॉक्टरों की उपस्थिति होना, ये भी क्या ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है? क्या ये भी संयोग था या साजिश? क्योंकि अमूमन ये समय जो था ये लंच का था और ये मेस पर जाकर गिरता है। बिल्डिंग का जो सबसे ऊपरी हिस्सा था जहां पर ये गिरा है वहां पर मेस था और उस समय मेस में बहुत सारे जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे उनकी उपस्थिति होना, क्या इसकी जानकारी पहले से कुछ लोगों को तो नहीं थी, इसलिए इस फ्लाइट को चुना गया? ये भी एक
बड़ा प्रश्न है कि क्या इसके पीछे ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई साजिश। क्या मौत पर जश्न मनाने वाले, इन पर भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट देखे गए जिन्होंने इस हादसे पर अपनी खुशी जाहिर की। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये जो हादसा हुआ है वाकई ये किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे साजिश है? और वो लोग जो इस पर जश्न मना रहे हैं, क्या उनकी जांच पड़ताल भी अब आवश्यक नहीं हो गई है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस हादसे के बाद मन में आते हैं और हम भी ये अपील करते हैं सरकार और प्रशासन से कि इस हादसे को केवल हादसा नहीं बल्कि इसके पीछे क्या कोई और पहलू तो नहीं है, क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश तो नहीं छिपी हुई है? इस लिहाज से भी इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और चलिए इसी के साथ जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।